हेलो बच्चों। आज हम लोग दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग। एक्चुअली ये चैप्टर जो है चैप्टर 9 एनसीईआरटी का स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं, जिसका हम लोग ये 5वां वीडियो है। तो अभी तक इससे पहले हम लोग एनिमल का क्या रोल है आपको इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का, वो चीज़ें हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियोज़ में। आज जो पार्ट है ये एक दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ डज प्लांट्स आर used for enhancement in food production and how they are manipulated or how they are breeding, how breeding of these plants done in what context, और किस किस वजह से हम लोग, या क्या मोटिव है ब्रीडिंग करने का, क्या या ऑब्जेक्टिव है ब्रीडिंग करने का। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक बार देखेंगे। तो आज एक बार हम लोग सबसे पहले ये प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक थोड़ा सा हल्का सा बोरिंग टाइप का आपको लग सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझाया नहीं गया अच्छे तरीके से, या बहुत इजी वे में नहीं समझाया गया है। मतलब आपको कह लें कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं आपको अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको वो चीज़ें मतलब याद रखना है। उसी को मैंने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक छोटा सा ये वीडियो बना रहा हूँ और ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे, फिर प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देखेंगे, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग के अंदर स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है उसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी जो है उसके अलावा टॉपिक्स है ब्रीडिंग फॉर हाई यील्ड प्लांट्स, ब्रीडिंग फॉर पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स, म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू क्या क्या प्लांट्स जो हैं वो किए गए हैं, डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीडिंग के अंदर जो है क्या एग्जांपल्स हैं, पेस्ट और इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसे ब्रीडिंग किया जाता है या उसके एग्जांपल्स क्या है, ब्रीडिंग फॉर बायोफोर्टिफिकेशन, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर। ये पूरा चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का जो है ये लास्ट तक का आपको क्लास में देखेंगे। बाकी जो टिक लगाया हुआ है उसके एग्जांपल्स भर बस इंपॉर्टेंट है एक तरह से देखा जाए, जो कि 1 मार्कर आपको एग्जांपल्स में आ सकता है या आपको एनसीईआरटी या कह लीजिए कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने ही रखने हैं, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है अंडरलाइन करना है। एक्स्ट्रा जो भी एग्जांपल दिया जाएगा वो आप अपनी एनसीईआरटी में लिख के उसको रखेंगे और जब भी रिवीजन होगा तो वो एग्जांपल्स आप देखेंगे। ठीक है। आपको अगर बोर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, बोर्ड एग्जाम जो 12th का बोर्ड एग्जाम होगा उसके हिसाब से देखा जाए तो नो डाउट जो भी आपको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ देता है कि आपको सेमी ड्वार्फ वैरायटी वीट का एग्जांपल्स क्या है, तो वहाँ पर आपको सोनालिका एंड कल्याण सोना जो है एग्जांपल देना होता है। तो उस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको 1 मार्कर पूछेगा एनसीईआरटी के जो भी, सॉरी 12th का जो भी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें। बायोफोर्टिफिकेशन आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ सकता है। सिंगल सेल प्रोटीन आपको 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर आपको 3 और 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। और स्टेप्स ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्टेप्स ये 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, या अलग से सिर्फ स्टेप्स जो है वो आपको 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो आपको प्लांट ब्रीडिंग टोटल टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक तरह से, तो आप इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में भी दिया है ठीक से, लेकिन उसको और बेटर तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का, ताकि ये बहुत ही ईजी हो जाए आपको। ये चीज़ें जो है, ये स्टेप्स जो है उनको हम लोग डिटेल में आज देखेंगे। बाकी व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग जैसा कि एनिमल ब्रीडिंग में क्या था, हमको जो मेरा डिजायरेबल, मुझे जो डिजायरेबल क्वालिटी चाहिए एनिमल्स के अंदर, उसी तरह से मुझे जो भी डिजायरेबल, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्लांट है वैरायटी, जो ऑलरेडी जो यूज़ किए जा रहे हैं, उससे अगर अच्छा वैरायटी अगर मुझे प्लांट में प्लांट ब्रीडिंग करके जो नया वैरायटी, जो न्यू जनरेशन वैरायटी, या कह लीजिए कि जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, या कह लीजिए कि जो भी आपने रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है एक प्लांट जो गेन किया है, अगर उस जो गेन्ड जो प्लांट है वो सुपीरियर है जो भी एग्जिस्टिंग क्वालिटी आपका है उससे, तो वो मोटो मेरा मेन पूरा होगा और प्लांट ब्रीडिंग उसको एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो आप प्लीज लिख लीजिए कि इट इज प्लांट ब्रीडिंग इज अ मेथड और टेक्निक, which is used
for developing varieties of plant that are superior to the existing variety in term of their economic. ठीक है, तो plant breeding is method or technique for developing variety which are superior to existing variety. ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या क्या आपका जो मेन मोटो होगा उसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, ये पार्ट हम हटाएंगे, जो 3 पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो बस हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक फार्मर को क्या चाहिए, कैसे वो इकोनॉमिकली जो है वो ग्रो करा सके, कैसे उसका पैदावार बढ़ जाए, कैसा उसका जो भी प्लांट है वो नुकसान नहीं हो, कैसे उसका प्लांट जो है अगर मान लीजिए कि बहुत सूखा पड़ रहा है या कुछ पानी वगैरह फ्लड वगैरह आ गया तो उन चीज़ों को टेक ओवर करे या उस चीज़ों से ऊपर उठ के जो है अगर वो फील्ड में रिटेन करे और उसके प्रोडक्टिविटी पर उतना असर नहीं पड़े। यही एक आइडियल कंडीशन या आइडियल रिक्वायरमेंट होता है किसी भी फार्मर के लिए। और जो भी ब्रीडिंग हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव वाइज देखा जाए तो मेन मोटो वही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू गेट हाई यील्ड। हाई यील्ड का क्या मतलब है, हाई यील्ड का मतलब है कि बेसिकली मान लीजिए कि किसी भी एक क्रॉप के प्लांट के अंदर मुझे जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 ग्राम 100 इतना फील्ड में मुझे 100 ग्राम अगर मान लीजिए कि कल्टीवेट करने के बाद जो है मुझे सीड मिल रहा था या क्रॉप मिल रहा था, कह लीजिए जो भी चीज़ें हो प्लांट का जो भी यूज़ होता है वो मिल रहा था, और अगर वो उतना से ही अगर बढ़ जाए उस नई वैरायटी के साथ तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हाई यील्ड वैरायटी हो गई। मतलब ज़्यादा मुझे मिल रहा है, ज़्यादा पैदावार हो रहा है, उतने फील्ड में ही अब मुझे ज़्यादा मिल रहा है जो भी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट का, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाई यील्ड वैरायटी। दूसरा क्या पॉइंट है आपको इसमें, टू गेट improved variety, and what does this improved variety means in relation to size, color, flavor, टू गेट इम्प्रूव्ड वैरायटी और क्वालिटी एंड क्वालिटी। जो भी वैरायटी मुझे इम्प्रूव मिलेगा वो एक पहले जो भी एग्जिस्टिंग वैरायटी है उससे ज़्यादा क्वालिटी में होगा। और क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा कि साइज, कलर, फ्लेवर और न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे डीप में, तो अब आपको समझ में आएगा। तो अगर मान लीजिए कि जो नया वैरायटी मिल रहा है मुझे वो जो है क्वालिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए, उसका पैदावार भी होना चाहिए, उसके अलावा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दे शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट। तो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी में हम लोग देखेंगे एग्जांपल में, तो आपको समझ में आएगा। डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब हो गया कि प्लांट में भी जो है बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं, तो उन डिजीज की वजह से प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है और क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, चौथा, दे शुड बी पेस्ट और इंसेक्ट, एक ही बात है, रेजिस्टेंट। मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी कहीं ना कहीं जो इंसेक्ट है जो कि नुकसान पहुंचाते हैं उनसे भी जो है फर्क पड़ सकता है प्रोडक्टिविटी को, और यील्ड में फर्क पड़ सकता है। उसके अलावा दे शुड बी स्ट्रेस रेजिस्टेंट।
स्ट्रेस स्ट्रेस रेजिस्टेंस का यहाँ पर वही मतलब है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर को भी बियर करने आना चाहिए। टेम्परेचर से रिलेटेड है, आपको ड्रॉट कंडीशन को ओवरकम कर सकता है वो। उसके अलावा आपको वाटर रेजिस्टेंट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, ताकि नॉर्मल पानी में है तो सड़ ना जाए प्लांट। शुड बी हाई। उसके अलावा आपको क्या, सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि सॉल्टी कंडीशन अगर मिलता है तो प्लांट डेथ नहीं हो। तो स्ट्रेस रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंस। उसके अलावा जो है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा वो हाई यील्ड होना चाहिए। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ब्रीडिंग जो है कंप्लीट होता है, या ब्रीडिंग का जो है मोटो पूरा होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव्स। तो तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें देख रहे हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर। प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर को के स्टेप्स को आपको, ठीक है, अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो स्टेप्स अपने आप लिख सकते हैं। और अगर स्टेप्स में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो ऐसा कुछ नहीं, ये नंबर पूरा काट लिया जाएगा। लेकिन आपका एग्जामिनर जो है उसको समझ में आना चाहिए कि आपको चीज़ें सारे, आपने सब कुछ लिखा हुआ है, भले ही वो आपने ऐसे नंबरिंग देके हेडिंग में ना लिखा हो, लेकिन वो चीज़ें आपको होना चाहिए। मतलब फिर भी अगर देखा जाए तो 5 पॉइंट्स बेसिकली है स्टेप्स के अंदर। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे कि क्या एक्चुअली कह रहा है। और अगर मान लीजिए कि 5 मार्क्स में आता है तो उसके अंदर मुझे क्या क्या लिखना होगा। बहुत ही आसान है स्टेप्स इसके अंदर। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग सिलेक्टेड पेरेंट्स, selection and testing of superior recombinant और टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन। देखिए सबसे पहले कुछ ऊपर से हम लोग समझ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का सिंपली मतलब है कि किसी भी प्लांट का बहुत सारा वैरायटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि चना हम लोग घर में बनता है, उसका एग्जाम्पल लेंगे। तो हम लोग ग्राम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप देखेंगे क्या, चने में जो है काला चना, अगर बात करें काला चना, तो काले चने की वैरायटी में क्या क्या आप लोग देखते होंगे बाजार में। क्या है, एक छोटा साइज का भी आता है आपको, ठीक है, एक बड़ा साइज का भी आता है, एक बहुत ज्यादा काला भी आता है, बहुत ज्यादा ब्लैक होता है वो, ठीक है, और एक नॉर्मल कलर में आता है। तो इसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब जितने भी वेरिएबिलिटी हैं, मतलब जितनी भी वैरायटी हैं, आपको उन सब का पहले मालूम करना होगा, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। उसके बाद अगर मान लीजिए प्लांट ब्रीडिंग कराने जा रहे हैं, मतलब एक नई वैरायटी करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक पेरेंट्स चाहिए, 2 पेरेंट्स चाहिए, जिसमें जो क्या होगा, आपको एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट दोनों का आप हाइब्रिडाइज कराएंगे। तो इसलिए जो है इनमें से क्या आपको जो सिलेक्शन करना है, हो सकता है कि आप इन दोनों को जो है सेलेक्ट कीजिए, और जो भी निकलेगा वो प्रोडक्ट जो भी हो उसका आप चेक करेंगे कि हाँ इन दोनों पेरेंट्स से अच्छा है कि नहीं, बेटर है कि नहीं। ऑब्वियसली आप ब्रीडिंग एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, मैंने बार बार कहा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस कराएंगे तो एक अच्छा रिजल्ट ही निकलेगा। तो ये एक जो है प्रोबेबिलिटी है। और आप लोग जो है इसमें देखेंगे कि अगर मान लीजिए रिजल्ट सुपीरियर होता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। तो जो अगर मान लीजिए रिकॉम्बिनेंट, मतलब ये दोनों पेरेंट्स को क्या किया गया, हाइब्रिडाइज किया गया, मतलब दोनों पेरेंट्स को क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया गया है, यानी कि दोनों अलग अलग वैरायटी हैं, और इन दोनों को जो है अगर मान लीजिए रिप्रोड्यूस कराया गया है, उसी को हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो जो नया वैरायटी आएगा उसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, रिकॉम्बिनेंट। ऑब्वियसली ये दोनों को रिकॉम्बाइन करके किया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। तो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, ऑब्वियसली मैं इस दोनों के उपेक्षा में अगर बात करूं तो मेरा ये जो अगर प्रोडक्ट है वो सुपीरियर होना चाहिए, तभी तो मैं उस वैरायटी को एक नया वैरायटी और अच्छा वैरायटी या इकोनॉमिकल वैरायटी बोलूंगा, अदरवाइज दिस वैरायटी विल बी डिस्कार्डेड। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, आपके पास जितनी भी वैरायटी है उसका कलेक्शन करना। इवैल्यूएशन
इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का मतलब है कि जो जो भी दो, तो एक मिनट, ये हम लोग स्टेप वाइज ही देखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको उसमें कुछ लिखने को भी रहेगा। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर हम चीज़ों को जो समझेंगे या देखेंगे, सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहला पॉइंट क्या है? एग्जामिनेशन एंड collection of all the variety of the plant। मतलब उस प्लांट की जितनी भी वैरायटी है, हो सकता है आपको मालूम ना हो, ये जो 4 ऑप्शन जो मैंने दिए थे चने के बारे में, उसके अलावा कुछ और भी वाइल्ड वैरायटी है जिसको यूज़ नहीं किया जाता है या उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो लेकिन आपको जब चूंकि एक्सपेरिमेंटली सुपीरियर चीज़ चाहिए तो आप सबसे क्रॉस करा के देखना चाहेंगे कि क्या निकल के आता है। अच्छा, तो सुपीरियर के लिए पहले आपके पास जो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी होना चाहिए, एंड दैट सिंपली मीन्स जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जर्म प्लाज्म कलेक्शन लिखेंगे। अब जर्म प्लाज्म क्या है? जर्म प्लाज्म का मतलब है कि जितनी भी वैरायटी आपके पास है उस पर्टिकुलर प्लांट के, उन सब का एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि उस जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका आप डाटा जो है यूज कर सकेंगे फर्दर आपको क्रॉसिंग वगैरह अगर कराना है तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी बेसिकली आपकी जितनी भी अवेलेबल वैरायटी है, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे वो यूज्ड हो या जो भी स्पीसीज है, उनका पहले आपके पास स्टॉक होना चाहिए और उनको स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मिडिल में जो बड़े साइज का जो काला चना है और जो आपको ब्लैक कलर का है, उसके बीच में इन दो को मैंने सेलेक्ट किया है। इन दोनों को मैं फिर इवैल्यूएशन करूंगा और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करूंगा, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में बेसिकली क्या होगा कि मैं जो भी सेलेक्टेड वैरायटी है, selected variety are self pollinated and pure line is maintained। मतलब ये है कि चूंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं पहले जो भी सेलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनको 1-2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेट करा के देखूंगा कि क्या उनके मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनका प्रोडक्टिविटी जो है खुद ब खुद जो है कम ही हो जाएगा, या मैं ये प्योर लाइन मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, या मैं ये कह लूँ कि जो भी मैंने जर्म प्लाज्म का जो डाटा रखना था उन जर्म प्लाज्म के डाटा को उसमें कोई वेरिएबिलिटी ना हो, अगर मैं खुद उनके अपना इन ब्रीडिंग करा रहा हूँ, या इन ब्रीडिंग यहाँ पर वर्ड सही नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं ये वर्ड करूँगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन करा के मैं उस वैरायटी को चेक करना चाहूँगा कि क्या इनके प्रोडक्टिविटी में स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो इवैल्यूएशन करूँगा और फिर सिलेक्शन ऑफ मैं कंफर्म करूँगा कि हाँ ये 2 पेरेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है बेसिकली क्या होगा, सेलेक्टेड वैरायटी आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड प्योर लाइन इज मेंटेन एंड germ plasm information is stored, ठीक है, ताकि आगे ये काम आएगा कि ऐसे ऐसे किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपको कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट्स। ऑब्वियसली प्योर लाइन इस स्टेप में मेंटेन, मैं प्योर लाइन या कह लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इस पर्टिकुलर प्लांट के दोनों अलग अलग पेरेंट्स के प्लांट के जो भी डिजायर्ड क्वालिटी हैं उनको मैं चेक कर रहा हूं, या कह लीजिए रीचेक कर रहा हूं, ठीक है। अब लेकिन एक्चुअली मोटो क्या है मुझे कि इन दोनों प्लांट्स क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना है मुझे, ठीक है।
अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट्स, इन दोनों के बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना है मुझे, ठीक है। तो दे विल बी, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, द सेलेक्टेड पेरेंट्स आफ्टर, जो पहले स्टेप में हुआ था, इवैल्यूएशन, they are cross hybridized under controlled condition। अब इस कंट्रोल्ड कंडीशन का देखिए, बायोलॉजी में हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आना चाहिए। कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पर आप जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्रॉस पॉलिनेशन एक तरह का करके आप जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब है कि आप चूंकि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का काम करने जा रहे हैं, तो आप ये जरूर देखेंगे कि ये आपस में सेल्फ पॉलिनेट ना हो जाए। तो इसके लिए जो है कंडीशन जो है आपको मैनिपुलेट करके आपको देखना होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो एक अलग टॉपिक है, फ्लावर रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पर समझना है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सिलेक्शन ऑब्वियसली बात है, जो आपने जो भी इसका जो भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि दो कंडीशन हो सकता है, या तो अच्छा नहीं तो खराब, या तो ये कह लीजिए कि प्रोडक्ट ए जो है या एक प्रोडक्ट बी जो है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है कि हाँ ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा और इनके जर्म प्लाज्म को मैं स्टोर करके इंफॉर्मेशन रखूंगा दोनों के, और दोनों के जर्म प्लाज्म की बेसिस पर इनके अंदर जो भी डिजायरेबल क्वालिटी मुझे चाहिए थी, मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो रिकॉम्बिनेंट आया है हमारा, जो रिकॉम्बिनेंट का मतलब जो भी नया ब्रीड बना है या नया वैरायटी बना है या नया रिकॉम्बिनेंट जो है, वो जो है कंपेयर करूंगा कि इन दोनों पेरेंट्स से आपको सुपीरियर होना चाहिए। तो इसके अंदर बेसिकली पॉइंट लिखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट वैरायटी, देखिए आप भी अपने से लिख सकते हैं, समझने की बात है कि एक्चुअली करना क्या क्या है स्टेप वाइज। रिकॉम्बिनेंट वैरायटी आर स्टडीड और evaluated in relation to their desired quality and they should be superior than their parents, and this is referred as heterosis या हाइब्रिड विगर। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो जो भी ऑफस्प्रिंग आपका आया है वो अगर वो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस। तो अगर अलग से हेट्रोसिस अगर पूछा जाए तो मैं यही बोलूंगा कि हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर मीन्स कि व्हेन क्रॉस hybridization is done between two separate variety of a plant and a new recombinant is obtained, and if the new recombinant is superior than the existing parents, then this is called as heterosis or hybrid vigor। मतलब अगर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद अगर मान लीजिए जो ऑफस्प्रिंग अगर सुपीरियर निकल के आता है तो दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस और हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मान लीजिए कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट हो जाती है, तो अगर वो वाकई में सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है तो हम लोग चाहेंगे कि वो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट ही रहे,
और क्या होगा, एंड दिस हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विगर कैन बी मतलब कैसे आप उसको स्टोर कर सकते हैं या कैसे आप उसको वही रह सकता है, प्लांट का उसी का वैरायटी कैसे रख सकता है, तो क्या करेंगे आप, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा, या यहां पर मैं इनब्रीडिंग भी बोल सकता हूं, एक ही चीज है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन करा के जो हाइब्रिड विगर प्लांट मुझे मिला है या हेट्रोसिस प्रोसेस हुआ है या सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जो मुझे मिला है, उसको मैं सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जो है मेंटेन कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको आता है क्या, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मेरा जो एक प्रोडक्ट है ये बी वाला, ये सुपीरियर है, ठीक है, ठीक है, और मान लीजिए कि नहीं होता तो मैं डिस्कार्ड कर देता भाई, मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करता या एक मैं नया ब्रीडिंग टेक्निक या एक नया ब्रीडिंग प्रोसीजर करता किसी और वैरायटी के बीच में, यहाँ पर सिलेक्शन पेरेंट्स का अलग हो जाता, ठीक है। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट्स करने के बाद अगर मुझे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मिलती है और मैंने इसको प्योर लाइन के थ्रू, प्योर लाइन मेंटेन किया है सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू या इनब्रीडिंग के थ्रू, तो मैं अब चाहूंगा कि क्यों ना इसको फार्मर्स तक पहुंचाया जाए। तो फार्मर्स तक को पहुंचाने से पहले वी हैव टू डू सम टेस्टिंग्स, एंड एक्चुअली क्या ये सब लैब में हो रहा है या एक कह लीजिए कंडीशन में हो रहा है। अब क्या है, मैं इसको क्या करूंगा, टेस्टिंग का मतलब सिंपली मतलब है, टेस्टिंग सिंपली मीन्स द recombinant plant is tested on farmer's field, ठीक है। तो टेस्टिंग का सिंपली मतलब ये है कि अगर मैं फार्मर्स फील्ड पर अगर इसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं टेस्ट करता हूं तो उस टेस्ट को मैं सब जगह पे टेस्ट करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इंडिया के अंदर तो अलग अलग कंडीशन है, नॉर्थ साइड अलग कंडीशन है, साउथ साइड अलग कंडीशन है, तो मैं हर जगह के, हर एरिया के, हर रीजन के फार्मर्स फील्ड पर इसको कल्टीवेट करके पहले टेस्ट करूंगा कि ये किस एरिया का प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा टेस्टिंग ऑल्सो इंक्लूड that they should fulfill the objectives of ब्रीडिंग। देखिए राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही तो आप ऑडियो से जो है उन चीज़ों को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी ऑब्जेक्टिव्स थी कि वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंस हो, स्ट्रेस रेजिस्टेंस हो, तो ये सारा कुछ हाई यील्ड हो, ऑब्वियसली हाई यील्ड होगा तभी आप सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हैं उसको। उसके अलावा ये सारे चीज़ों को फुलफिल होना चाहिए तभी इसका मतलब टेस्टिंग इंक्लूड मतलब सब कुछ। अगर टेस्टिंग अगर ये कामयाब हो जाता है देन दे आर रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन, देन जो है इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट मार्केटिंग किया जाएगा और फिर मार्केट के अंदर जो है, सो रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन सिंपली मीन्स कि आफ्टर टेस्टिंग द प्रोडक्ट जो न्यू ब्रीड है, द प्रोडक्ट इज product is introduced in market and commercialized so that they can reach to farmers hand and they are cultivated for farmers economy, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत मुश्किल नहीं है, आप एक बार रीडिंग मारिए एनसीईआरटी के अंदर भी वही चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताया है। अब आइए ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है कि इट इज, लिखिए, इट इज सडन और अब्रप्ट, इट इज
sudden increase in productivity of crops, basically rice and wheat, which helps in enhancement of food production to meet human population need। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सडन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप विच हेल्प्स इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन टू मीट ह्यूमन पॉपुलेशन नीड। तो अगर एकाएक रैपिड इंक्रीज अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेसिकली क्रॉप के अंदर राइस और राइस या वीट या अलग दूसरे सीरियल्स हुआ, एंड दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअली हैपेंस इन बिटवीन 1960 टू 1970। अगर आपसे पूछा जाएगा 1960 टू 1970 होगा, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब तो है सबसे पहले प्रोडक्टिविटी प्लांट का एकाएक बढ़ गया। कैसे हुआ? ऑब्वियसली दिस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हुआ अलग अलग वैरायटी, ताकि वो खराब नहीं हो, ताकि वो जल्दी उसके अंदर जो है कुछ बीमारियां ना हो, ताकि उसके प्रोडक्टिविटी खराब ना हो, और उसी एरिया उसी फील्ड पर जो है ज़्यादा पैदावार हो। ये सारा कुछ जब हुआ ब्रीडिंग प्रोसीजर या जो भी प्लांट ब्रीडिंग का टेक्निक यूज़ किया गया, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, फादर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर आपको क्वेश्चन आता है ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर आपको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे MS स्वामीनाथन। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को बेसिकली आपको 1970 में नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था, बहुत सारा आपको नया नया ब्रीड वैरायटी निकाला था, और जिसकी वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गया था। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन, इसके लिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं नॉर्मन बोरलॉग के स्टूडेंट थे, और उन्होंने मिल के जो है इंडिया के अंदर बहुत सारा वैरायटी इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से इंडिया में भी क्रॉप जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया है। तो इसके बाद जो भी टॉपिक आप कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें बेसिकली आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली आपको यही एक छोटा सा टॉपिक है, और बेसिकली साइंटिस्ट का नाम इसे पूछा जाता है। तो मुझे होप्स हो कि आपने बहुत अच्छी चीज़ों से समझा होगा। तो कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, और बहुत ही मतलब क्या बोले उसके, बहुत हल्का है, मतलब बहुत ईजी वे में आप इस चीज़ को, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो चीज़ें स्टेप्स याद रखनी है कि क्या क्या मतलब था, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू।